डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपके अपने बीपी कृष्णा कैरियर में यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम जैसा कि संस्कृत का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें क्या है कि संस्कृत में कुछ व्याकरण में कुछ संज्ञाएं दी रहेंगी और उन संज्ञाओं के सूत्र हम देखेंगे कि संज्ञाएं हैं, संज्ञाओं के सूत्र क्या होगा। तो हम उन संज्ञाओं को पढ़ेंगे, उन संज्ञाओं के बारे में जानेंगे कि संज्ञाएं क्या हैं। देखते हैं कि संज्ञाएं क्या होती हैं। तो संज्ञा के बारे में अगर हम बात करें, संज्ञा का मतलब होता है संज्ञा का मतलब होता है नाम किसी का। संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। तो हम इस प्रकार देखेंगे कि सबसे पहली संज्ञा शब्द व्याकरण के अंतर्गत कौन सी आती है? वृद्धि संज्ञा। बोलेगा वृद्धि संज्ञा। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है इसका? मुझे वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है? तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र जो होता है आपको बता दें, वृद्धि राधेच। ये वृद्धि राधेच इसका सूत्र है। तो हम वृद्धि राधेच सूत्र है, इसका मतलब क्या है? अगर पूछ रहे वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है, तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र हो जाएगा वृद्धि राधेच। अब वृद्धि राधेच इसका सूत्र है, तो इसका मतलब क्या है? वृद्धि राधेच का मतलब देखिए कि क्या है। वृद्धि आ का मतलब है आत और एच का मतलब है एच। ये एच कल मैंने एक प्रत्याहार आपको बताया था कि प्रत्याहार क्या है। एच एक प्रत्याहार है और आत में ता हलंत है। तो ता जब हलंत होता है, ता का लोप हो जाता है और ता की जगह शेष क्या बचता है? उसी वर्ड को। ता जब हलंत होता है तो ता हमेशा उसी वर्ड को दर्शाता है जो होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? आ मिलेगा। यहाँ से एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, मैंने कल बताया था आई औ च। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? आई आ जाएगी, औ आ जाएगा। ये प्रत्याहार है आई औ च। तो ये तीन वर्ड होते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि वृद्धि संज्ञक वर्ड कौन सा नहीं है या कौन सा है, जैसे कि, तो इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिल जाए वो वृद्धि संज्ञक वर्ड होते हैं। जैसे कि ऑप्शन आपको दे देगा कि आ, ए, ओ और औ। ये कहेगा इन चार वर्डों में से कौन सा वृद्धि संज्ञक वर्ड है या नहीं है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ड देखो, आ है, ए है, औ है और क्या नहीं है? ये। तो ये गलत हो जाएगा, ये वृद्धि संज्ञक वर्ड नहीं है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ड तीन होते हैं, आ, ऐ और औ। आ से आ बचता है, आज से, और एच प्रत्याहार है आपका। प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं? ऐ, औ, च। ये होते हैं। जैसे कि अगर पूछ ले, कोई वर्ड दे देगा, जैसे कि मान लो ये, इसे मानो जैसे तथैव। तथैव कैसा है? तो ये वृद्धि संज्ञक है, क्योंकि इसमें आई की दो मात्राएं आ रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये वृद्धि संज्ञक हो जाएगा। जैसे तथैव और कुछ भी मान लो सदैव। तो ये कैसे हैं? आई की मात्राएं हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे वृद्धि संज्ञक वर्ड हो जाएंगे। जैसे कि मान लो आपको त्याग, तो यहाँ से क्या मिले? याग, आ मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगी। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये तदैव हो जाएगा। और अगर ओ का देखना चाहते हो तो ओ का देखो, इसका क्या बन जाएगा? कुछ भी मान लो आप, महोषध मान लो, महोषध। तो महोषध में देखो क्या मिल गया? औ। तो ये वर्ड, ये मात्राएं जहाँ औ, ऐ और या आ दिख जाए, वो कौन से वर्ड आपके कहलाते हैं? वो वृद्धि संज्ञक वर्ड कहलाते हैं। वृद्धि संज्ञक, ये वृद्धि संज्ञक वर्ड कहलाते हैं। जहाँ ए मिल जाए आपको, जहाँ आ मिल जाए और जहाँ ओ मिल जाए, इनमें से कोई वर्ड होगा वो वृद्धि संज्ञक कहलाएगा। ये सूत्र कहता है वृद्धि आत धन एच। एच और यहाँ से आत निकल आया है, तो यहाँ ता क्या रह जाएगा? इसे तोड़ेंगे तो वृद्धि धन आत। आत और एच की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। ये कहता है आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं एक सूत्र होता है आगे, नेक्स्ट सूत्र जो आपका होता है, उस सूत्र का नाम होता है गुण संज्ञक वर्ड। क्या है? गुण
संज्ञा। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र हम देखेंगे इसमें गुण संज्ञा एक याद रखिए, एक गुण संधि होती है और एक गुण संज्ञा होती है। तो दोनों के सूत्रों में अंतर होता है कि क्या होगा गुण सूत्र अदेंग गुणा। इसका सूत्र क्या होगा? अदेंग गुणा। अदेंग गुणा। तो अदेंग गुणा का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका अगर पूछ रहे कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अदेंग गुणा। जैसे उसमें आया था तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो निकल के इसमें क्या आ जाएगा आपको? आ और ता। इसमें आता आ गया और इसमें आ जाएगा एंग। एंग प्रत्याहार, ये एक प्रत्याहार है आपका एंग प्रत्याहार। तो आप एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार के अंदर क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए आ ई उ रे, रे ल क, आ ई उ रे, आ ई उ ड़, रे ल क, ए ओ ग, ए ओ ग, ऐ औ च। तो ए ओ ग जो वर्ड है ए ओ ग, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ता का लोप हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आ। यहाँ से क्या आ जाएगी? ए और ओ। जहाँ ये वर्ड तीनों मिल जाते हैं, छोटा आ, छोटी ए और छोटा ओ, तो ये कौन सी संज्ञा दर्शाएंगे? ये दोनों, ये तीनों दर्शाएंगे। आपको बता दें बेटा कि गुण संज्ञा दर्शाएंगे। कौन सी संज्ञा दर्शाएंगे? गुण संज्ञा। अगर कहीं भी मिल जाए आपको तो ये गुण संज्ञा को दर्शाएंगे। जैसे कि मान लो आ वाला हो जाएगा महर्षि। महर्षि में हा में क्या हो जाएगा? आ मिल जाएगा। ऐसे ही ए वाला देखो तो क्या हो जाएगा? मान लो कि महोत्सव या महोत्सव, तो इसमें क्या मिलेगा? ओ मिल गया, इसमें आ मिल गया। अब ए वाला देखो तो क्या मिल जाएगा? महेश, सुरेश। तो इसमें ए मिल रही है, इसमें भी ए मिल रही है। तो जहाँ से ओ मिलेगा, जहाँ से बेटा ए मिलेगी, तो वो सब क्या कहलाएंगे यहाँ पे? तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ये वृद्धि संज्ञक हो जाएंगे। जिस वर्ड में आपको वृद्धि संज्ञा हो जाएगी इनमें, वो सॉरी वृद्धि नहीं, गुण संज्ञा, क्योंकि इनके गुण हैं। गुण संज्ञा क्या हो जाएगी? ये गुण संज्ञा को दर्शाएंगे। आ ए ओ। अब आपसे पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण संज्ञक वर्ड नहीं है। जैसे दे देगा आ ए और ओ, तो इनमें ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा गुण संज्ञक वर्ड नहीं है, या फिर यहाँ ई दे देगा, कुछ भी मान लो। तो निम्नलिखित में कौन सा गुण संज्ञक वर्ड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आ है, ए है, ओ है। आ है, ए है, ओ है, तो ये नहीं होगा। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये पूछ लेगा ये वर्ड दे करके किसमें गुण संज्ञक है, तो इसमें आ मिल जाए। जिसमें यहाँ से तोड़ेंगे ना महाधन ऋषि, तो हा टूटेगा, जो वर्ड टूटेगा उसमें देखते हैं, इसमें आ मिलेगा, इसमें वो मिलेगा, इसमें ए मिलेगी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? गुण संज्ञक वर्ड। अब गुण संज्ञा को पूरा किया। गुण संज्ञा के बाद आपकी आती है संयोग संज्ञा। एक संज्ञा होती है आपकी संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? ये सूत्र सीधे सीधे पूछे जाते बेटा। वृद्धि का होता है वृद्धि रादेच, और गुण का होता है अदेंग गुणा। ये देखते हैं अदेंग गुणा के बाद संयोग का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? हलो अंतरा संयोगे। हलो अंतरा अंतरा, यहाँ ये आ का होता है हलो अंतरा संयोगी। हलो अंतरा संयोगी। अब हम इसे देखेंगे हलो अंतरा संयोगा क्या होगा? हलो अंतरा संयोग। तो इसमें क्या होता है? हलो अंतरा संयोग में क्या होता है कि इसे हम देखें कि ये क्या है। तो हल मीन्स क्या है? यहाँ से अगर तोड़ लें इसे
तो हलमी क्या होता है? हलमी जरा बताओगे कौन सा प्रत्याहार होता है? हल का मतलब होता है क्या? व्यंजन। व्यंजन होते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी व्यंजन आते हैं। और अनंतरा, ये लिखा है अनंतरा, इसका मतलब है अनंतरा, मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। अनंत का मतलब होता है, अनंतरा का मतलब है अंतर नहीं होना चाहिए दो व्यंजनों के बीच में। व्यंजनों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं आना चाहिए, और व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं आएगा तो वो दोनों व्यंजन पास पास होंगे, तो वो क्या, कौन सी संज्ञा रखेंगे? संयोग संज्ञा। दोनों व्यंजन आपस में मिलेंगे, उनके बीच में कोई स्वर नहीं होगा। तो दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है बेटा? संयोग संज्ञा। जैसे पुष्प, तो पुष्प को हम तोड़ेंगे पु पा, फिर उ, उसके बाद क्या हो जाएगा? सा, और फिर क्या हो जाएगा? पा, और फिर क्या हो जाएगा? आ। अब आपसे ये पूछ लेगा पुष्प में किन वर्णों की संयोग संज्ञा हुई है? तो ये बताइए, क्या ये सा और पा के बीच में कोई भी वो मतलब स्वर ध्वनि आई है? कोई भी अच आया है? अच में स्वर होता है। कोई भी अच आया नहीं आया है, तो आप लिख सकते हो सा और पा की संयोग संज्ञा हुई है। किसकी? सा और पा की। ऐसे ही आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे गुप्त। आप इसमें पूछेगा कि गुप्त में किन वर्णों की संयोग संज्ञा हुई है? तो देखो गा, फिर उ, फिर आगे पा, फिर क्या हो जाएगा? ता, फिर आ। तो इसमें जैसे जिन दो व्यंजन वर्ण हमेशा हलंत होते हैं, इन वर्णों के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया, इसलिए पा और ता की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। बहुत सारे आप वर्ड हैं ऐसे, जितने भी वर्ड जहाँ पे अधूरे अक्षर दिखेंगे वहाँ आपके सभी क्या हो जाएंगे? वहाँ सभी जगह संयोग संज्ञा हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वर्णों को आप देख सकते हो, जिस तरीके से अग्नि है, अग्नि में किन वर्णों की संज्ञा हो जाएगी? तो आ हो जाएगा, ई आ। अब देखो आ के बाद मालूम क्या आ जाएगा? आ हो गया। अब गा हो जाएगा, सही है, गा हो गया। फिर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, फिर ई हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि किन दो वर्णों की संज्ञा हुई है? तो गा और ना की। गा और ना की क्या हुई है? आपको बता दें, संयोग संज्ञा हो गई है गा और ना वर्ड की। इस तरीके से बेटा क्या होता है कि आपके बहुत सारे हैं राष्ट्र में, ऐसे ही आपकी राष्ट्र में देख लेगा, पुष्प में देख लेगा, बहुत सारे वर्ड ऐसे हो जाएंगे जिनमें आप ढूंढ सकते हो दो वर्णों के बीच में स्वर नहीं आना चाहिए। ये होती है संयोग संज्ञा। और सूत्र इसका क्या होता है बेटा? हलो अनंतरा संयोगे, हलो अनंतरा संयोगे। याद रखिए, ये सूत्र सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ये सीधे सीधे सूत्र पेपर में आते हैं कि संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? तो हलो अनंतरा संयोगे, ये सीधे सीधे सूत्र पूछे जाते हैं। और नहीं तो ऐसे पूछ लेगा कि पुष्प में संयोग संज्ञा किन वर्णों की है? दो तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से पूछ लेगा। आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सी संज्ञा आएगी, आपको बताएं। आगे संज्ञा होगी आपकी अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा। अगर अनुनासिक संज्ञा की बात की जाए तो अनुनासिक संज्ञा में क्या होता है बेटा? अनुनासिक संज्ञा में आपका हो जाएगा, अनुनासिक वर्ड बोलेंगे, अनुनासिक वर्ड करने वाला या अनुनासिक संज्ञा अनुनासिक वर्ड करने वाला सूत्र क्या हो जाएगा? अनुनासिक वर्ड को अनुनासिक वर्ड होते हैं, संज्ञा नहीं। तो अनुनासिक वर्ड करने वाले क्या हो जाएंगे? जरा देखिए, इसका अगर हम देखें क्या हो जाएगा? मुख नासिका, मुख नासिका, बचनों न, बचनों अनुनासिका, बचनों न अनुनासिका, ये वर्ड है मुख नासिका बचनों अनुनासिका। इसका सूत्र होता है मुख नासिका बचनों अनुनासिका। मुख, अब इसका ये क्या होता है सुन लो। जिन वर्णों का मुख से और नाक से वचन निकले, मतलब उच्चारण होते हैं,
जो वर्ण मुख और नाक, जो वर्ण मुख और नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। मुख नासिका वचनों अनुनासिका। जैसे वर्ण कौन कौन से हैं? एक होता है आप चंद्रबिंदी, और उसके बाद होते हैं पूरे के पूरे पांचवा वर्ग एमं गण न एमं गण न और म। ये सभी वर्ण जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? ये सभी वर्ण हैं आपके अनुनासिक। पांचवा वर्ग है ये पांचवा वर्ग होता है। पांचवा वर्ग, ये पांचवा वर्ग जो होता है ये होता है अनुनासिक, और चंद्रबिंदी अनुनासिक होती है, ना कि आप ये लिख दो कि सब ये होती है। ये अनुस्वार होता है जो अयोग भाव में मैंने पढ़ाया था आपको। जैसे अंजलि, तो ये नाक से कहोगे निकल रहा है बेटा, हाँ निकल रहा है, लेकिन इसके उच्चारण में नाक की अपेक्षा मुख पर जोर नहीं पड़ता है। ये अंजलि आप बोलेंगे अंजलि, तो नाक कंपन कर रही है यहाँ पे। ये नाक की सहायता से बोली जाती है, ये वाला वर्ड नाक की सहायता से। अंजलि देखो नाक कंपन कर रही है। पतंजलि, तो आप जिस तरीके से ये बोलोगे तो आपकी नाक कंपन करेगी, मुख नहीं। और इसमें क्या होता है? आँख, आँख, नाक भी जा रही है और यहाँ से भी उच्चरित हो रही, कंठ से भी। नाक, तो इसमें क्या है कि चांद, पाँव, तो इसमें क्या है? ये नाक और मुख दोनों के हिसाब से बोला जाता है, इसलिए इसे मुख और नाक से उच्चरित होने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। ये वर्ड है। अब आगे की हम बात करते हैं कि कौन सा वर्ड है कि आगे की जो आपकी वो हो जाएगी सवर्ण संज्ञा। नई संज्ञा होती है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा क्या होती है? और सवर्ण संज्ञा का सूत्र होता है, क्या होता है? तुल्यास्य। इसका सूत्र जो होता है बेटा वो होता है तुल्यास्य। तुल्यास्य प्रयत्नम, प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इसका सूत्र होता है। इसमें क्या होता है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का मतलब होता है तुल्यास्य, तुलना होनी चाहिए प्रयत्न की, और सवर्णम भी सवर्ण होने चाहिए। सवर्ण का मतलब होता है, इन्हें सवर्ण संज्ञा कहेंगे जिनकी तुल्य का मतलब जानते हो? जिनकी मुख से उच्चारण, जिन वर्णों का मुख से उच्चारण भी एक होना चाहिए। जैसे मुख के किसी भी भाग से अगर बोलें, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अगर किसी भी वर्ण को बोलें तो उसका उच्चारण स्थान एक जगह से ही हो। दो वर्णों का, दो या दो से अधिक वर्णों का, क्या इसकी परिभाषा सुनिए, दो या दो से अधिक वर्णों की उच्चारण स्थान एक ही हो। कंठ से हो तो दोनों वर्ण कंठ से हो, या ज़्यादा वर्ण हो तो वो कंठ से ही दोनों उच्चरित हो। और दोनों का प्रयत्न मैंने कल पढ़ाए थे, दोनों के अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न मैंने कल पढ़ाए थे। अभ्यांतर प्रयत्न भी कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, दोनों, दो या दो से अधिक वर्णों के। दोनों वर्ण कंठ से या तालु से या मूर्धा से या दंत से, ओष्ठ से, सभी वर्ण एक जगह से उच्चरित हो, और उन सभी का जो प्रयत्न है वो भी एक ही हो। जैसे कि मान लो आ और बड़ा, तो कल मैंने बताया था इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, कंठ हो जाएगा, कंठ। और ये भी कंठ से, अकोहा विसर्जनीय नाम कंठा, कल पढ़ा था, अकोहा विसर्जनीय नाम कंठा, तो अकोहा विसर्जनीय आ गया। तो ये आ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। देखो दो वर्ड हो गए, एक ही जगह से उच्चरित हो रहे हैं कंठ से। अब क्या कहता है? इसका अभ्यांतर प्रयत्न भी एक होना चाहिए। और कल अभ्यांतर प्रयत्न जो मैंने लिखाए थे उसमें क्या बताया था कि आ का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है? ये सभी समृत होते हैं, नहीं होते हैं? जैसे कि अगर आ का देख लिया जाए तो आ का समृत, इसका विव्रत क्या हो जाएगा? इसका मान लो, चलो किसी के आधार पर मान लो, ये विव्रत मान लो, विव्रत हो गया। और इसमें भी क्या हो गया? इसका प्रयत्न कौन सा हो गया? विव्रत हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार क्या होता है, मान लिया आपने ऊ और ऊ। अब ये बताइए ऊ कहाँ से उच्चारित होगा? ऊ उच्चारित होगा आपका कहाँ से? उपू पद्मानिया नाम ओष्ठा। ये कहाँ से उच्चारित होगा? ओष्ठ से। और ये भी कहाँ से उच्चारित होगा? ओष्ठ से। हो गया। उच्चारण स्थान देखो ओष्ठ से हो गए। अगर इनका पूछे कि प्रयत्न कौन सा है, तो मैंने उच्चारण स्थान में सभी स्वर का उच्चारण स्थान मैंने सभी स्वरों के जो प्रयत्न थे, अभ्यंतर प्रयत्न सभी स्वरों का कौन सा था? मैंने बताया था सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका विव्रत, तो इसका भी विव्रत हुआ और ऊ भी विव्रत हुआ। हो गया। इसी प्रकार आप चाहे ई को ले लोगे तो इचू यशा नाम तालु, तो ये तालु से हो जाएगी दोनों। और इन सब का जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वो क्या होगा? विव्रती होगा। अब इससे क्या प्रूफ हुआ कि एक स्वर का और एक व्यंजन का, एक अच का और एक हल का, कभी भी एक अच और एक हल मिलकर के कभी भी सवर्ण संज्ञा नहीं बना सकते हैं। सवर्ण संज्ञा हमेशा स्वर और स्वरों की ही हो सकती है, लेकिन कभी भी, नोट करके इसे लिख सकते हो यहाँ पे नोट, कभी भी अच व हल की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती कभी भी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लिख लोगे, जैसे मान लो कि का लिख लिया आपने और यहाँ से आ लिख लिया, सॉरी यहाँ से, हाँ चलो आ लिख लिया, आप कहोगे माँ साहब बिटाल दिया, कोई बात नहीं है। तो अब का अभ्यंतर प्रयत्न आपसे पूछा जाए कौन सा हो जाएगा? या का कोई अभ्यंतर प्रयत्न होता है? क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न का कौन सा हो जाएगा? का अभ्यंतर प्रयत्न हो जाएगा स्पष्ट। स्पष्ट हो गया। स्पष्ट में सभी स्पर्श श्रेणी आते हैं, और स्पर्श श्रेणी में कौन सा? का आ गया। और आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा? विव्रत। विव्रत हो गया नहीं हो गया? ये उच्चारित हो रहे हैं किससे? कंठ से। और ये भी किससे हो रहा है? कंठ से। ये उच्चारित तो एक जगह से हो रहे हैं, लेकिन क्या इनका अभ्यंतर प्रयत्न एक मिला? इनके अभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों के एक होने चाहिए थे, और इनका उच्चारण स्थान भी एक। उच्चारण स्थान तो मिल गया, इनके अभ्यंतर प्रयत्न कभी भी एक नहीं हुए। इसलिए कभी एक व्यंजन और कभी स्वर, कभी अच और कभी हल, कभी इनका आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती इनकी। ये कह रही है सवर्ण संज्ञा। अब बात प्रग्रह्यम। एक संज्ञा आती है आपकी प्रग्रह्यम। प्रग्रह्यम संज्ञा। प्रग्रह्यम संज्ञा हो गई। अब प्रग्रह्यम संज्ञा का सूत्र क्या होता है उसे देखिए कि प्रग्रह्यम संज्ञा जो होती है उसका सूत्र होता है बेटा ई दूध दे, ई दू दे द, ऐसे याद करना है। ई दू द दबाता है ये, ई दू दे द द्विवचनम, द्विवचनम, ये हो गया। ईद ऊद द्विवचनम, या ऐसे कर लो या अंकी बिंदी लगा दो, इसमें लगा दो, अंकी बिंदी लगेगी, ये आएगा। तब हम बताएंगे बाद में क्यों कब माँ का जब ध्वनि लिखे ईद ऊद द्विवचनम तो माँ कब लगाते हैं और अंकी बिंदी कब लगाते हैं, ये आगे जब वाक्य में चलेंगे तब हम बात करेंगे। आगे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, यहाँ से देखो किसकी आवाज़ आ रही है? ई की। यहाँ से किसकी आवाज़ आ रही है? ऊ की। यहाँ से किसकी आवाज़ आ रही है? ए की। ई, ऊ और ए, इन वर्णों की जो संज्ञा होती है आपको बता दें वो कौन सी होती है? प्रग्रह्यम संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है इनकी? प्रग्रह्यम संज्ञा। ई, ऊ और ए। अगर आपसे पूछ ले
कि प्रग्राह्यम संज्ञा किस किस की होती है, तो ई, ऊ और ए की प्रग्राह्यम संज्ञा होती है। अब आपसे इस तरीके से पूछ ले कि मतलब कि प्रग्राह्यम संज्ञा किन किन वर्णों की होती है, तो ई बताओगे, ऊ बताओगे और उसके बाद क्या बताओगे आप, उसके बाद आप बताओगे कि संज्ञा आती है घा संज्ञा। आगे की आपकी संज्ञा आती है घा संज्ञा। तो घा संज्ञा में क्या है, इसका सूत्र होता है तरप तम पौ घा। ये सूत्र होता है तरप तम पौ घा। इसे याद रखना, तरप तम पौ जो घा, ये सूत्र किसका है, तो घा संज्ञा का सूत्र है। ये क्या कह रहा है कि इसका बस ये मतलब है तरप और तमप, तरप और तमप दो प्रत्याहार होते हैं, वो दो तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं। इन दोनों प्रत्ययों की संज्ञा जो होती है वो घा संज्ञा होती है। अगर आपसे ये पूछ ले किन दो, ये दोनों तरप और तमप दोनों जो होते हैं आपको बता दें, तो वो क्या होते हैं, तरप और तमप आपके दो प्रत्यय होते हैं। तरप और तमप दोनों प्रत्यय होते हैं। अगर पूछ ले किन दो प्रत्ययों की संज्ञा घा होती है, तो आप बता दोगे तरप की और तमप की दोनों की जो संज्ञा होती है वो घा होती है। तरप और तमप दो क्या हैं, तरप और तमप दो आपके प्रत्यय हैं और दोनों प्रत्ययों की संज्ञा क्या हो जाएगी, घा। अगर आपसे पूछ ले कि घा संज्ञा करने विधायक सूत्र कौन सा है, तो आप बता सकते हो तरप तमपो घा। सही है। अब आपका नया सूत्र आता है, इसके बाद एक आता है घा के बाद आता है आपका निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र जो होता है वो आपको बता दें कौन सा होता है, वो होता है कत वतु निष्ठा। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, इसे याद रखना कि निष्ठा विधायक, जैसे निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो कतकतवतु निष्ठा। कतकतवतु निष्ठा पढ़ सकते हो आप, कतकतवतु निष्ठा। ये कतकतवतु क्या होता है, ये दो आपके प्रत्यय होते हैं, ये भी जैसे तरप और तमप, तरप तमप घा, जैसे तरप और तमप, ये तरप और तमप दो आपके क्या हैं, प्रत्यय हैं। इसी प्रकार ऐसे भी ये दो प्रत्यय हैं, एक है त और दूसरा है कतवतु। ये दो प्रत्यय हैं, आपको बता दूं इन दो प्रत्ययों की संज्ञा क्या होती है, निष्ठा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये किन दो प्रत्ययों की संज्ञा निष्ठा होती है, तो त और तवतु, ता और तवतु प्रत्ययों की संज्ञा क्या हो जाएगी, आपकी निष्ठा हो जाएगी। इस तरीके से पूछ लेगा। अगला सूत्र आता है तो, जैसे सत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो ध्यान देना, सत संज्ञा, जैसे सत संज्ञा का सूत्र क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो, तो सत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, तो सत, इसका सूत्र हो जाएगा तो सत। अब आप क्या करोगे कि तो सत जो होता है इसके अंतर्गत क्या आता है, पूछ लेगा कि सत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप कह सकते हो तो सत। अब तो सत के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत भी दो प्रत्यय आते हैं बेटा। तो सत का मतलब हुआ, एक होगा सत्र और एक होता है सानच। आगे अभी पढ़ेंगे प्रत्यय, तब आपको बहुत अच्छे ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये याद कर लो कि सत्र और सानच आगे प्रत्यय आएंगे तब हम पढ़ेंगे। तो अगर पूछ ले सत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सत। अगर पूछ ले किन दो प्रत्ययों की संख्या सत होती है, तो आप याद रखिए सत्र और सानच दो प्रत्यय हैं, इन दो प्रत्ययों की संज्ञा क्या हो जाएगी, सत संज्ञा हो जाएगी। सूत्र क्या है सत संज्ञा वाला, तो सत।
शत्र और सानच दो प्रत्यय हैं, दोनों की संज्ञा आपकी सत हो जाएगी। अब आगे का सूत्र क्या कहता है आपका, आगे की कौन सी संज्ञा आएगी उसे देखिए। इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा टेट में। आगे देखते हैं कि आपकी संज्ञा होती है सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा, अब तुम कहोगे सर ये संज्ञा क्या है, तो बेटा सर्वनाम संज्ञा ही होती है, क्योंकि सर्वनाम जो वर्ड होते हैं वो संज्ञा के स्थान पे ही तो प्रयोग होते हैं। संज्ञा जब यूज ना करें, जैसे राम घर जाता है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, अब हम कहते हैं राम घर जाता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ता है, तो वह जो वर्ड आया तो बार बार राम की जगह पे ही तो आया, तो सर्वनाम संज्ञा ही होती है। अब क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मानी सर्वदीनी, सर्वदीनी, सर्वदीनी सर्वनामानी। सर्वदीनी सर्वनामानी, ये इसका सूत्र है कि सर्वनाम करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादीनी सर्वादीनी सर्वनामानी। इसका सूत्र है कि सभी का नाम क्या हो जाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। तो सर्वादीनी सर्वनामानी क्या कहलाता है, सर्वनाम पढ़ाएंगे तब फिर वहाँ पे भी ये पढ़ेंगे हम। अगली आपकी संज्ञा हो जाती है बेटा विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा अगली होती है, और विभाषा का मतलब होता है, इसका सूत्र होता है ना वेति विभाषा, ना वेति विभाषा। ना वेति विभाषा का मतलब होता है, ये अगर पूछे विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो ना वेति विभाषा। ना वेति विभाषा का मतलब क्या है, ना का मतलब होता है ना, और यहाँ से आएगा आपका वाह। ना वेति विभाषा का मतलब होता है यहाँ से बचेगा ना और यहाँ से बचेगा वाह, तो ना का मतलब होता है निषेध। जब निषेध का अर्थ आपके पास होगा तब विभाषा सूत्र होगा, और बा का मतलब होता है आपको बताएं विकल्प। जब विकल्प और निषेध होगा तो वहाँ कौन सी संज्ञा होगी, जहाँ विकल्प और निषेध अपना गुण दर्शा रहे होंगे, जहाँ विकल्प और निषेध से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विकल्प व निषेध से कौन सी संज्ञा होती है, तो विकल्प व निषेध से कौन सी संज्ञा होती है, विभाषा संज्ञा। और विभाषा संज्ञा का सूत्र क्या होता है, ना वेति विभाषा, ना वेति विभाषा। निषेध व विकल्प, सही है, निषेध और विकल्प से जहाँ गुण दर्शाता है वहाँ विभाषा संज्ञा होती है, और विभाषा की जगह क्या हो जाएगा, ना वेति विभाषा, इसका सूत्र हो जाएगा। अब आगे की संज्ञा जो होती है बेटा वो होती है आपकी संप्रसारणम। अगली संज्ञा हम पढ़ेंगे संप्रसारणम। तो संप्रसारणम की संज्ञा क्या होगी, संप्रसारण संज्ञा, ये संज्ञा होती है। तो संप्रसारण संज्ञा जो होती है तो इसका सूत्र क्या होता है, एक गेड़ा संप्रसारणम। एक गेड़ा संप्रसारणम, इसका सूत्र होता है कि एक गेड़ा का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से निकलेगा एक और एड़, ये दो प्रत्याहार हैं। तो क्या होता है एक गेड़ा संप्रसारण, एक और एड़ क्या चीज़ है, एड़ के अंतर्गत आपके आते हैं अंतस्थ वर्ण। मैंने कल बताया था एड़ के अंतर्गत क्या आता है, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण आते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, एक के अंतर्गत स्वर ई से, और एक प्रत्याहार है जो एक प्रत्याहार बनाता है, इसके अंतर्गत कुछ वर्ण आते हैं। तो कैसे, एक के अंतर्गत क्या आएंगे, और एड़ के अंतर्गत आते हैं या, वा, रा और ला, ये वर्ड हो गए, या, वा, रा और ला।
अब एक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आ ई आ गया, ये आ नहीं आएगा, ई ऊ रे और लिरे, ई आ ई ऊ रे लिरे क, लिर का आ गया, का तो लोप हो जाएगा ये तो संज्ञक से, और ई ऊ ड़ा का भी लोप हो जाएगा ये पहली वाली लाइन में, और ये ई ऊ रे रे लिर का ये आ जाएगा तो इसका भी लोप हो जाएगा, कि एक ये का वाला लोप हो जाता, मैंने बताया था। तो कितने वर्ड बचेंगे ये। असंप्रसारण का मतलब क्या होता है, या की जगह पर ई हो जाना, वा की जगह पर ऊ हो जाना, और रा की जगह पर री हो जाना, और ला की जगह पर लिर हो जाना, ये संप्रसारण कहलाता है। सही है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि ई की जगह पर वो या की जगह या के स्थान पर, या के स्थान पर ई हो जाना, ई या के स्थान पर ई हो जाना कहलाता है। तो या के स्थान पर ई का हो जाना क्या कहलाएगा, ई का हो जाना क्या कहलाएगा, संप्रसारण। क्या कहलाएगा, संप्रसारण। अगर आपसे यहीं पे ये पूछे और यहाँ पे ये पूछ ले कि वा के स्थान पर ऊ हो जाना क्या कहलाता है, तो वो भी क्या कहलाता है, संप्रसारण। अगर आपसे पूछे कि रा के स्थान पर री हो जाना क्या कहलाता है, तो संप्रसारण कहलाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि यहीं पे लिर ला के स्थान पे लिर हो जाना क्या कहलाता है, संप्रसारण कहलाता है। ये कहानी है संप्रसारण की। या की जगह पे ई हो जाना, वा की जगह पे ऊ हो जाना, ई की जगह पे री हो जाना और ला की जगह लिर हो जाना आपका क्या कहलाता है, संप्रसारण कहलाता है। और अगर पूछे संप्रसारण का सूत्र कौन सा होता है, संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो एक एड़ा संप्रसारणम। एक और एड़ा दोनों, एक एड़ा दोनों प्रत्याहार हैं, दोनों को तोड़ोगे तो ये निकल के आएंगे। ये एक से निकल के आते हैं ई उ रे ल, और एड़ से निकल के आता है या व र ला। समझ में आ गया। ये होता है आपका संप्रसारण संज्ञा का सूत्र। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है टेट में 100%। अब देखते हैं आगे कि क्या है। अगला सूत्र आपका बनता है टी संज्ञा। इसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, यहाँ से हो सकता आ जाए। टी संज्ञा, टी संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, टी संज्ञा को समझिए। टी संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी, ये अचोन्त्यादि जो होता है उसे टी कहते हैं, अचोन्त्यादि टी। अब इसको समझिए क्या होता है, इसको तोड़िए। अच का मतलब क्या होता है, अच। अंतमीस क्या होता है, अंत। आदिमीस क्या होता है, आदि। अचों में अंतिम अच से पहले, मतलब आदिमीस पहले। अचों में अंतिम अच से पहले, इसका मतलब होता है पहले। अचों में अच क्या होता है बताइए। अच एक, अच जो होता है अचमीस होते हैं बेटा स्वर। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अचोन्त्यादि टी, अचों में जो अच होते हैं शब्द के बीच में, उनमें से अंतिम अच जो होता है वो टी संज्ञक कहलाता है, या अंतिम से पहले वाला अच, अंत से आदि, अंत से पहले वाला अच जो समूह बनाएगा वर्णों का वो टी संज्ञक कहलाएगा। ऐसे देखिए जैसे राजन, राजन में देखिए तो क्या हो जाएगा, रा, आ, ज, आ और ये ना। अगर इसमें पूछा जाए कि अंत से पहले वाला अच, तो अंत से पहले अच क्या है, ये देखो अंत से पहले, अंत से देखते हैं। अंत से पहला अच, अंत से पूरा वर्ड तोड़ेंगे। ये आन पूर्वी क्रम कहलाता, मैंने कल पढ़ाया था आन पूर्वी क्रम। आन पूर्वी क्रम हो गया, तोड़ दिया खोल के। अब ये कह रहा है अंत वाला, अंत वाला जो
अंत से पहला, अंत से पहला, पीछे से पहला अच, अच का मतलब स्वर, जो वर्ड बना दे उसको क्या कहते हैं? टी कहते हैं। जैसे कि अंत से ये हो गया, अंत हो गया, अंत से पहला स्वर देखो, अच देखो, अंत से पहला स्वर, तो ना स्वर है नहीं है, तो ये स्वर मिल गया, तो ये पूरा वर्ड, तो इसका टी संज्ञा हो जाएगी ना, इसकी टी संज्ञा क्या हो गई? अन, ये इसकी टी संज्ञा हो गई, टी संज्ञा हो गई, ये टी संज्ञा कहलाएगा। अब देखना, जैसे राम, या मान लो और देख लो मनस, देख लो अभी और देख लो मनस, अगर इस तरीके से देख ले तो इसमें पूछेगा टी संज्ञा किन वर्णों की टी संज्ञा होगी, तो आप तोड़ के लिख सकते हो म, अ, न, आ और सा। तो अंत से पहला स्वर देखो, अंत से, तो अंत से पहला स्वर कहाँ मिला? यहाँ पे मिला, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये टी कहलाएगा। तो इसकी टी संज्ञा कौन सी होगी? किन वर्णों की? अ और सा। अस की टी संज्ञा, टी संज्ञा क्या हो जाएगी? अस टी संज्ञा हो जाएगी इसकी, मनस में अस टी संज्ञा कहलाएगी। ऐसे ही राम देखो, राम में, तो राम में क्या करेंगे? रा, आ, फिर माँ, फिर आ। अब इसमें पूछे टी संज्ञा क्या है, तो अंत से, अंत से देखो, अंत से स्वर देखो कौन सा मिल जाएगा? अंत से पहला स्वर, अंत से पहला स्वर कौन सा मिल रहा है? यहीं पे मिल रहा है, तो इसकी टी संज्ञा जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? वो आ हो जाएगी, कि उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो अंत से पहला स्वर जो मिल जाएगा वही टी संज्ञा वर्ड कहलाएगा। जैसे कि आप लिख लो द, धे, तो क्या हो जाएगा? द, आ, ध और ई। तो इसकी अगर पूछी जाए तो अंत से पहला स्वर देखो ई तो मिलेगा, ई से पहले ई स्वर है तो ये मिलेगा, तो इसकी जो टी संज्ञा हो जाएगी बेटा, वो टी संज्ञा हो जाएगी इसकी ई। ऐसे टी संज्ञा जैसे मधु, मधु की टी संज्ञा निकाले तो मा, आ, धा, उ। तो इसमें अंत से पहला स्वर देखो, स्वर का मतलब अच, अंत से पहला अच, अंत से पहला अच, तो अंत से पहला अच क्या मिला? ऊ, तो इसकी टी संज्ञा क्या हो जाएगी? ये टी संज्ञा हो जाएगी ऊ की। समझ पा रहे हो? ये थी टी संज्ञक वर्ड। अब आपका होता है, अगर पूछे सूत्र क्या है, तो अचोन्त्यादि टी, अचों में अंत से पहले वाला अच, अचों में अंत से पहले वाला अच, अचों में अंत से पहले वाला अच टी संज्ञा कहलाता है। अच तो और भी है, लेकिन अंत से पहला अच, तो पीछे से गिनो, पहला अच जहाँ मिल जाए, पहले अच जहाँ मिला यहाँ ही कर दिया, यहाँ मिल गया है तो इसे पूरा कर दिया, पूरा यहाँ पूरा हो जाता है। उस अच के बाद पूरी जो जितने वर्ड होंगे वो सब मिल जाएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? टी संज्ञक। और खाली मिलता है तो खाली वो टी संज्ञा में आ जाता है। अब आगे हम बात करते हैं आपका उपधा। उपधा में क्या होता है? तो उपधा जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? अलोन्त्यादि उपधा। अलोन्त्यादि, अलोन्त्यात, क्या हो जाएगा? उपधा का सूत्र। अब नई संज्ञा है उपधा, और उपधा का सूत्र हो जाए अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अलोन्त्यात पूर्व उपधा का मतलब होता है, यहां से निकालेंगे क्या होता है? उपधा। तो आप देखो यहां से कि अलोन्त्यात पूर्व उपधा में अल में क्या होता है? आ और ला, ये एक प्रत्याहार होता है। और मैंने कल पढ़ाया था प्रत्याहारों में कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है, आ से लेकर हल के हा तक। तो अल, तो अल के अंतर्गत वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला, पूरी वर्णमाला। और अलो अंत, ये अंत हो गया, अलो अंत्याद, अलोंत, तो अंत का मतलब अंत से। पूर्व मीन्स पूर्व वाला,
क्या कहलाता है? उपदा कहलाता है। अलो में अंत से पूर्व में पहले वाला, अलो में अंत से पहले वाला उपदा कहलाता है, चाहे स्वर मिल जाए, चाहे अच मिल जाए आपको, और चाहे हल मिल जाए, चाहे हल हो चाहे अच हो, लेकिन अंत से पहले वाला, अंत से पहले वाला वर्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा? उपदा कहलाएगा। जैसे कि मान लो, कुछ भी मान लो आप, मनस, अभी वहाँ क्या आता है यहाँ देख लो, तो मनस में करेंगे मा, आ, ना, आ और ये सा। अगर इसमें पूछे उपदा किसकी, इस मनस में उपदा क्या है, तो उपदा क्या कह रहा है? अलमीस, अल का मतलब कुछ भी हो, पूरा वर्णमाला, कोई भी अक्षर हो अंत में, अंतिम अल से पहले, अंतिम अल हो गया, अल का मतलब कुछ भी वर्ड हो अंत में, अंत में अल का मतलब व्यंजन वर्णमाला का कोई भी अक्षर हो अंत में, अंतिम अल से पहले वाला, अंतिम अल से पहले वाला, तो अंतिम अल हो गया, अंतिम अल से पहले वाला ये वाला वर्ड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका उपदा। तो आ क्या कहलाएगा यहाँ पे? उपदा, ये उपदा है। तो अंतिम अल से पहले वाला क्या कहलाएगा? उपदा। जैसे राम, तो रा, आ, मा, आ, फिर क्या बोला? अलो में मतलब वर्णमाला में, अंतिम अलो में अंतिम अल से, अंतिम अल से पहले, तो अंतिम अल ये हो गया, और इससे पहले यहाँ कुछ भी हो सकता है, अंतिम वर्ड, अल का मतलब वर्णमाला का कोई भी अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर से पहले वाला क्या कहलाएगा? तो माँ, माँ क्या हो जाएगी? उपदा। ये होता है उपदा। अंतिम वर्ड से पहले वाला देख लो, खोल के लिख दो, और फिर अंतिम वर्ड से पहले वाला जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका उपदा कहलाएगा। अंतिम वाले वर्ड से पहले वाला खोलने के बाद जो मिलेगा वो आपका उपदा कहलाएगा। और टी संज्ञक में क्या था? तो उसमें अचोन्त आदि टी, उसमें क्या था? अंत से पहले वाला क्या कहलाएगा? टी। ये अचोम, अंत से पहले वाला अच स्वर, तो ये हो गया। अंत से अंत में देखो, अंतिम पहला स्वर, अंत से पहला स्वर हुआ, तो यहाँ से अगर टी निकालेंगे तो टी क्या हो जाएगी? टी, जो टी कहलाएगी, तो टी के साथ ये पूरा आ जाएगा, आ और सा, ये टी कहलाएगी। और उपदा केवल ये कहलाएगा, अंत से पहले वाला। ये टी और उपदा में अंतर है। अब आगे की हम बात करें, आगे आपका एक आता है घी संज्ञा वर्ड आता है, और घी का इसका सूत्र होता है बेटा शेषज्ञो सखी। शेषोज्ञ सखी, शेषज्ञ सखी, इसका सूत्र होता है शेषोज्ञ सखी। इसका एक सूत्र होता है शेषज्ञो सखी। तो इस शेषज्ञो सखी का मतलब क्या है? ये घी संज्ञक सूत्र है। किससे घी संज्ञा वाला करने वाला सूत्र क्या है? तो शेषज्ञो सखी। और इसके बाद आती है आपकी नदी संज्ञा। तो नदी संज्ञा का सूत्र जो होता है आपका, वो होता है यूस्त्राख्यो। यूस्त्राख्यो। अब यूस्त्राख्यो क्या होगा? यूस्त्राख्यो नदी बोला जाता है, यूस्त्राख्यो नदी। तो नदी संज्ञा सूत्र अगर पूछ रहे कि नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि नदी संज्ञा करने वाला सूत्र हो जाएगा यूस्त्राख्यो नदी। यूस्त्राख्यो नदी। तो इसमें ये देख लेना कि इसमें क्या आता है, ई और ऊ आता है। ये ई और ऊ जो वर्ड हैं दोनों के दोनों, यू लिखा है ना, ई यू लिखा है, ये ई यू ये लिखा है, ई यू यू बोल रहे हैं। तो ई और यू जितने भी स्त्री शब्द होंगे, स्त्री जितने भी नित्य स्त्री जो होंगे, जो नित्य स्त्री वर्ड होंगे, और वो वर्ड कैसे होंगे? नित्य स्त्री वर्ड होने चाहिए, स्त्री लिंग के होने चाहिए। लिंग कौन सा होना चाहिए? स्त्री लिंग। और स्त्री लिंग में भी बेटा
क्या होना चाहिए, ई और ऊ वाले वर्ड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, नित्य स्त्रीलिंग होने चाहिए, और ई और ऊ से ई और ऊ के साथ होंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके, नदी संज्ञक वर्ड कहलाएंगे। लिख भी सकते हो इसे तोड़ के लिखना चाहो तो, यू स्त्री आख्यो, ई और यू, ई और यू ये दो वर्ड हो जाएं, और वो कौन से वर्ड होने चाहिए, स्त्रीलिंग होने चाहिए, उन्हें हम क्या कह देंगे, नदी शब्द कहेंगे। नदी शब्द में नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं और उनमें स्त्रीलिंग शब्दों में ई और ऊ मिल जाता है, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, नदी संज्ञक वर्ड कहलाते हैं। जैसे गौरी, गौरी में क्या मिल गई, लास्ट में ई मिल गई, तो ये क्या है, ये नदी संज्ञक वर्ड है। जैसे कुमारी, कुमारी मिल गई तो क्या हो जाएगा, ई संज्ञक वर्ड है, ई मिल गई तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई संज्ञक वर्ड है कुमारी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नदी संज्ञा वर्ड। ऐसे ही आपका मिल जाए वधू, वधू स्त्रीलिंग का शब्द है और इसमें क्या मिल रहा है आपको, ऊ मिल रहा है, तो ये ऊ कौन सा, नदी संज्ञक वर्ड हो जाएगा। जिसमें ऊ और ई मिल जाए वो सारे के सारे वर्ड, और ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है, इनका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये भी कैसा है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। ऊ वाले वर्ड और ई वाले वर्ड अगर स्त्रीलिंग है तो वो क्या कहलाएंगे, नदी संज्ञक वर्ड। अब आगे आपसे कौन सा पूछेगा, आगे आपकी संज्ञा बची है पद संज्ञा। पद संज्ञा, तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र, सुप्ते अंतम पदम, सुप्ते अंतम पदम। सुप्ते अंतम पदम का मतलब होता है हदम पदम। सुप्ते अंतम पदम का मतलब है कि आपने लिखा है पद संज्ञा वाला सूत्र, पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो सुप्ते अंतम पदम, सुप्ते अंतम पदम, तो पद संज्ञा करने वाला सूत्र हो जाएगा सुप्ते अंतम पदम। आप इसे देखिए सुप्ते अंतम पदम, और अगला आता है आपका सुप, देखो यहाँ से क्या होता है, सुबंत, तोड़ के देखना चाहते हो तोड़ के देख लो कि सुबंत, और यहाँ लिखा है सुबंत और तिगंत, सुबंत और तिगंत, सुबंत और तिगंत जो पद होते हैं, तो जो सुबंत पद हैं उनके और तिगंत पद हैं, इनमें क्या लगेगी, इनकी संज्ञा, इन जो पद होते हैं सुबंत और तिगंत, तो इनमें कौन सी संज्ञा लगती है, पद संज्ञा। अब सुबंत पद में कैसे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सुबंत में वो चलते हैं आपके, क्या बोलते हैं, रामहा रामम रामेण रामाय, जो आपके वो चलते हैं विभक्तियाँ, रूप, जो रूप चलते हैं, तो वो रूप चलते हैं सुबंत पदों में, जो रूप चलते हैं वो किस में चलते हैं, सुबंत पदों में। और रूप चलते हैं जैसे रामा रामा रामम रामम, ऐसे ये सूत्र चलते, रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे राम रामो रामो रामाभ्याम रामेयो रामेयो हे रामा, रामा रामा रामे रामे राम राम रामेश हे रामा। तो इस तरीके से जो राम के जो रूप चलते हैं वो सुबंत पदों में चलते हैं, और तिगंत पदों में, मतलब यहाँ आपके चलते हैं, यहाँ रूप चल गए आपके राम के, और यहाँ आपके चलेंगे पठते, पठता पठनते, जो चलेंगे आपके, ये रूप चल गए। और तिगंत पदों में जो आपके चलते हैं धातु रूप जो होते हैं, राम के यहाँ पे शब्द रूप चलते हैं, जो राम के शब्द रूप चले हैं वो शब्द रूप हैं, और यहाँ पे क्या तिगंत में चलते हैं आपके क्या, धातु रूप, धातु रूप में चलते हैं, पठता पठती पठंत पठस पठता पठत पठामी पठावी पठामा, सही है। तो ये
जो तिगंत पदों में चलते हैं वो धातु रूप चलते हैं, सुबंत पदों में चलते हैं शब्द रूप। तो यहाँ इन शब्द रूपों की और तिगंत की और सुबंत की अगर पूछ ले किसकी पद संज्ञा होती है तो सुबंत की और सुबंत और तिगंत पदों की पद संज्ञा होती है, और सुप्त्यंतम पदम। अब आगे आपकी एक संज्ञा बची है जिसका नाम है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, और संहिता संज्ञा में आपकी जो संज्ञा बची है उसमें इसका सूत्र क्या होता है, परा सन्निकर्षा, परा सन्निकर्षा संहिता, परा सन्निकर्षा संहिता, सन्निकर्षा संहिता। परा सन्निकर्षा संहिता जो होता है, जैसे परा सन्निकर्षा संहिता, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके होते हैं, इसमें संहिता करने वाली संज्ञा जो होती है उसे कहते हैं परा सन्निकर्षा संहिता। इसमें सन्निकर्षा संहिता का मतलब क्या होता है, जो वर्ण होंगे इनकी संज्ञा क्या है आपकी, संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा क्या है, देखिए इसका सूत्र होता है परा सन्निकर्षा संहिता। परा सन्निकर्षा संहिता का मतलब होता है जैसे मधुरे, मधुरी मैंने किया, और इसमें क्या होता है मधु धन अरि। तो यहाँ से इन वर्णों में किसकी सन्निकर्षा होगी, सन्निकर्षा का मतलब है परा सन्निकर्षा। सन्निकर्षा मतलब अत्यधिक निकट जो होते हैं, अधिक निकट जो होते हैं, जो सबसे पास होते हैं, उनकी सन्निकर्ष संहिता होती है। तो इसमें पूछ लेगा मध्वरी में किसकी सन्निकर्षा संहिता है, किसकी संहिता संज्ञा है, किन वर्णों की। तो यहाँ से निकलेगा उ, यहाँ से निकलेगा आ, सही है। तो यहाँ से क्या निकलेगा उआ। तो उ और आ की क्या हो जाएगी, ये सबसे अधिक पास हैं, यहाँ से दोनों मिलेंगे तो कौन उ और आ मिलेंगे। तो इन उ और आ की जो हो जाएगी वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संहिता। जैसे कि मान लो महोत्सव, तो क्या हो जाएगा महाधन उत्सव। तो इनकी किसकी संहिता संज्ञा होगी, यहाँ से बड़े आ की संहिता संज्ञा होगी और यहाँ से ऊ की। तो आ और ऊ की क्या हो जाएगी, संहिता संज्ञा। ये आपके सारे हो गए। अब हमारी समझ से उम्मीद है कि सारे हो गए, बचे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। वैसे मैंने कोशिश ये की है सभी संज्ञाओं के सूत्र आपको बता दिए हैं। इन सूत्रों से एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा टेट के अंदर 100%। नेक्स्ट हम कल क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।